अरस्तु, जो एक प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने पश्चिमी विचारों पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका योगदान मेटाफिजिक्स और एथिक्स से लेकर पॉलिटिक्स और बायोलॉजी तक कई क्षेत्रों में फैला हुआ था। हालांकि तर्कशास्त्र पर उनका काम बौद्धिक इतिहास की आधारशिला माना जाता है। 2 सहस्राब्दी पहले विकसित अरस्तु की तार्किक प्रणाली आज भी तर्क और आर्गुमेंटेशन की हमारी समझ को आकार देती है। यह निबंध अरस्तु के तर्कशास्त्र की पेचीदगियों में उतरता है, इसकी प्रमुख अवधारणाओं, ऐतिहासिक प्रभाव और स्थायी प्रासंगिकता की पड़ताल करता है। अरस्तु का तर्कशास्त्र का दृष्टिकोण 19वीं और 20वीं शताब्दी में उभरे गणितीय तर्कशास्त्र से काफी अलग था। जहां आधुनिक तर्क औपचारिक प्रणालियों और प्रतीकात्मक अभ्यावेदनों पर केंद्रित है, वहीं अरस्तु का तर्कशास्त्र भाषा और मनुष्यों के तर्क करने के प्राकृतिक तरीके से गहराई से जुड़ा हुआ था। उनकी प्रणाली ने आर्ग्यूमेंट्स का विश्लेषण करने, मान्य इन्फ्रेंसेस की पहचान करने और पर्सुएसिव डिस्कोर्स के निर्माण के लिए एक रूपरेखा प्रदान की। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर इस जोर ने अरस्तु के तर्कशास्त्र को दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और रेटोरिशियंस के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बना दिया। अरस्तु के तर्कशास्त्र का प्रभाव प्राचीन ग्रीस से कहीं आगे तक फैला हुआ था। मध्य युग के दौरान इस्लामी विद्वानों ने उनके कार्यों का अनुवाद और अध्ययन किया, जिन्होंने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बाद में यूरोपीय पुनर्जागरण के दौरान अरस्तु के तर्कशास्त्र का पुनरुत्थान हुआ, जो पूरे महाद्वीप के विश्वविद्यालयों में एक केंद्रीय विषय बन गया। आज भी अरस्तु के तार्किक सिद्धांतों की गूंज लॉ, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विविध क्षेत्रों में पाई जा सकती है। अरस्तु के तर्कशास्त्र को समझने के लिए इसकी अनूठी शब्दावली और वैचारिक ढांचे से जूझना पड़ता है। सिलोजिज्म, डिडक्शन, इंडक्शन और कैटेगरीज जैसी अवधारणाएं उनकी प्रणाली की आधारशिला बनाती हैं। इन अवधारणाओं को अनरैवलिंग और उनके अंतर संबंधों की खोज करके हम तर्क की प्रकृति में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अरस्तु के तर्कशास्त्र की जांच करने से हमें इसके ऐतिहासिक महत्व और समकालीन विचार पर इसके चल रहे प्रभाव की सराहना करने की अनुमति मिलती है। अरस्तु की तार्किक प्रणाली के केंद्र में ऑर्गेनॉन के रूप में जाने वाले ग्रंथों का एक संग्रह है, जिसका अर्थ है इंस्ट्रूमेंट या टूल। बाद के विद्वानों द्वारा संकलित इस संग्रह में 6 अलग-अलग कार्य शामिल हैं, जो तर्क के विभिन्न पहलुओं का व्यवस्थित रूप से पता लगाते हैं। प्रत्येक ग्रंथ पिछले वाले पर आधारित होता है, धीरे धीरे तर्क और आर्गुमेंटेशन की जटिलताओं को उजागर करता है। पहला ग्रंथ कैटेगोरीज, विचार के मूल निर्माण खंडों, श्रेणियों में तल्लीन करता है। अरस्तु ने 10 मूलभूत श्रेणियों की पहचान की है, जिनमें वह सब कुछ शामिल है जो एक अस्तित्व के बारे में कहा जा सकता है, जिसमें सब्सटेंस, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और बहुत कुछ शामिल है। यह वर्गीकरण योजना, वास्तविकता की मूल संरचना और विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंधों को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। दूसरा ग्रंथ ऑन इंटरप्रिटेशन, प्रोपोजिशंस की प्रकृति की पड़ताल करता है, जो तार्किक तर्क की मूल इकाइयां हैं। अरस्तु विभिन्न प्रकार के प्रोपोजिशंस, उनके तार्किक संबंधों और जटिल कथनों को बनाने के लिए वे कैसे गठबंधन करते हैं की जांच करते हैं। यह ग्रंथ आर्गुमेंट्स की संरचना और मान्य इन्फ्रेंस के नियमों को समझने के लिए आधार तैयार करता है। शेष ग्रंथ प्रायर एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स, टॉपिक्स और सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशंस तर्क के विशिष्ट पहलुओं पर गहराई से विचार करते हैं। प्रायर एनालिटिक्स सिलोजिस्टिक रीजनिंग पर केंद्रित है, जो प्रसिद्ध सिलोजिस्टिक फिगर्स और मूड्स को इंट्रोड्यूस करता है, जो डिडक्टिव लॉजिक की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। पोस्टीरियर एनालिटिक्स निश्चित ज्ञान प्राप्त करने की शर्तों की जांच करते हुए डेमोन्स्ट्रेटिव साइंस की पड़ताल करता है। टॉपिक्स डायलेक्टिकल संदर्भों में पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स के निर्माण के लिए एक मेथोडोलॉजी प्रदान करता है। अंत में सोफिस्टिकल रिफ्यूटेशंस तर्क में सामान्य फैलेसीज का विश्लेषण करता है, जो फ्लॉड आर्ग्यूमेंट्स की पहचान करने और उनका खंडन करने के लिए उपकरण प्रदान करता है। अरस्तु के तर्कशास्त्र के केंद्र में सिलोजिज्म की अवधारणा है, एक प्रकार का डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट जिसमें 3 भाग होते हैं, 2 प्रीमाइसेस और एक कंक्लूजन। प्रीमाइसेस ऐसे कथन हैं जिन्हें सत्य माना जाता है, जबकि कंक्लूजन एक ऐसा कथन है जो तार्किक रूप से प्रीमाइसेस से निकलता है।
अरस्तु का मानना था कि सिलोजिज्म्स ने मानव तर्क के सार को कैप्चर्ड किया है, जो दी गई जानकारी से मान्य इन्फ्रेंसेस निकालने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान करता है। सिलोजिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, सभी पुरुष नश्वर हैं। पहला प्रेमाइज, सुकरात एक आदमी है। दूसरा प्रेमाइज, इसलिए सुकरात नश्वर है। निष्कर्ष, इस सिलोजिज्म में प्रेमिसेस पुरुषों और नश्वर श्रेणियों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं। कंक्लूजन, तब इस संबंध को सुकरात के विशिष्ट मामले पर लागू करता है, पुरुषों की श्रेणी में उसकी सदस्यता से उसकी मृत्यु दर को कम करता है। अरस्तु ने विभिन्न प्रकार के सिलोजिज्म्स की पहचान की, जिन्हें फिगर्स और मूड्स के रूप में जाना जाता है, जो मध्य शब्द की स्थिति पर आधारित होते हैं। वह शब्द जो दोनों प्रेमाइसेस में दिखाई देता है, लेकिन कंक्लूजन में नहीं। उन्होंने सिलोजिज्म्स की वैधता का निर्धारण करने के लिए नियम भी विकसित किए, यह सुनिश्चित करते हुए कि निष्कर्ष तार्किक रूप से प्रेमिसेस का पालन करता है। जबकि अरस्तु के सिलोजिस्टिक लॉजिक ने डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स के विश्लेषण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण प्रदान किया। यह आधुनिक औपचारिक तर्क से कुछ प्रमुख पहलुओं में भिन्न था। अरस्तु की प्रणाली मुख्य रूप से वर्गों या श्रेणियों के बीच तार्किक संबंधों से संबंधित थी, जबकि आधुनिक तर्क तार्किक संबंधों को दर्शाने के लिए प्रतीकों और ऑपरेटरों की एक विस्तृत श्रृंखला को नियोजित करता है। फिर भी अरस्तु के काम ने औपचारिक तर्क के विकास की नींव रखी, जो डिडक्टिव रीजनिंग की संरचना में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।